आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अधिकार, और लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों का यानी मूल अधिकारों का, और उसके संदर्भ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार। बच्चों, हम लोगों ने जाना कि अधिकार वे दावे होते हैं यानी वे मांगे होती हैं जिन्हें व्यक्ति समाज या राज्य तथा अपने लोगों से मांग के रूप में प्रस्तुत करता है और समाज उन्हें स्वीकार करता है तथा न्यायालय उनका संरक्षण करता है और संविधान में लिखित रूप से उनका उल्लेख किया जाता है। ये सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब बहुत बार प्रश्न दिमाग में ये आता है कि इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है कि ये नागरिक के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए प्रथम होते हैं यानी मूल में होते हैं, उसके जड़ में होते हैं, जिनके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। जैसे तो व्यक्ति के लिए बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उन प्रमुख अधिकारों की जिनकी व्यक्ति के विकास से मूल से संबंध होता है, व्यक्ति के विकास से संबंधित होता है, इसीलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित हैं। ये जो फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी और पेन लीजिए और मेरे साथ इन्हें नोट कीजिए। बच्चों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत किया गया है और मूल अधिकारों से संबंधित कुल अनुच्छेद 23 है। ये मूल रूप से 24 थे, लेकिन एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 31 जब हटा दिया गया है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, तो अब वर्तमान में 23 अनुच्छेद हैं। यानी कि जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित हैं वे 12 से 30 और 32 से 35 हैं। इनमें से सबसे अधिक विस्तृत जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19, यानी लगभग 450 से अधिक शब्दों का प्रयोग इस अनुच्छेद को वर्णित करने के लिए यानी समझाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में ये 6 हैं क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मूल संविधान के अंतर्गत 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये कौन कौन से हैं? इनमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हैं मौलिक अधिकार यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं समानता का अधिकार, यानी समानता के अधिकार को समता का अधिकार भी कहा जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है, यानी 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अब बच्चों, समानता के अधिकार में जो पहला रूप है वह है कानून के समक्ष समानता, जिसे कहते हैं कानूनी समानता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है। आप लोगों के सिलेबस पैटर्न के अंतर्गत अनुच्छेद नहीं बताए गए हैं, लेकिन आगे की क्लासेस में आप लोगों को क्लियर रहे इसलिए मैंने इसमें अनुच्छेद जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, यानी समाज के स्तर पर प्रत्येक स्तर पर समानता कायम हो, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अवसर की समानता। अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में, और उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और नेक्स्ट है यानी लास्ट है उपाधियों का अंत, जिसे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बताया गया है। यानी समानता का अधिकार या समता का अधिकार जो कि 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, और 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। आप इसे
हम सिलसिलेवार तरीके से बारी बारी से एक एक प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कानून के समक्ष समानता, या जिसे कहते हैं कानून का समान संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति यदि अपराधी है तो उसके साथ कानून का समान व्यवहार होगा, और यदि निर्दोष है तो कानून का उसे समान संरक्षण प्राप्त होगा। यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं यानी कानून का राज है। शासन किसका है? कानून का है। किसी भी सरकार से, किसी भी व्यवस्था से, किसी भी पदाधिकारी से ऊपर है कानून, यानी इसे ही कहते हैं कानून का राज। कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, चाहे कोई व्यक्ति राजनेता हो, अधिकारी हो या सामान्य। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया गया, उसी प्रकार से अदालतों में आना और तारीखों पर आना, अपनी पैरवी करना, जिस प्रकार से सामान्य नागरिक के साथ किया जाता है। जैसा कि हम लोग आज एग्जाम्पल उठाकर देखें तो लालू प्रसाद यादव के साथ में जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हमारे देश के पूर्व रेल मंत्री भी थे, चारा घोटाले में अपराधी पाए जाने के कारण कानून का उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया जिस प्रकार से एक सामान्य नागरिक के साथ किया जाता है। तो बच्चों, समानता के अधिकार का जो पहला रूप है वह है कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान रूप से किया जाता है, जिसे उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, यानी समाज में विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समानता प्रदान करने के लिए सामाजिक समानता के सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। समानता के सिद्धांत को हमारे संविधान के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत अपनाया गया है, जिसमें भी हम उल्लेखित करते हैं कि व्यक्तियों को प्रत्येक स्तर की समानता हो, और इन मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रस्तावना के जो आदर्श हैं उन्हें क्रियान्वित करने का ही एक प्रयास है। अनुच्छेद 15 जैसे कि सामाजिक समानता से संबंधित है। अब इसमें जो 5 बातें हैं इम्पोर्टेंट है, और ये केवल 5 पॉइंट, ये 5 बातें ही बहुत बार पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा है जो सामाजिक समानता के अंतर्गत उल्लेखित है या नहीं है। बताइए, आप लोग नोट कीजिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी ये 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर और उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल, चाहे भोजनालय हो, होटल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तालाब हो, पूजाघर हो, यानी ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थल, उन पर इन आधारों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाता है तो सामाजिक समानता के अधिकार के आधार पर व्यक्ति न्यायालय की शरण प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अवसर की समानता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व होता है। व्यक्ति की जो चुनी हुई सरकार है उसका प्रमुख कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता हो। अब इसके लिए भी जो आधार निर्धारित किए गए हैं, जो हम लोगों ने सामाजिक समानता के आधार पढ़े, उनसे एक कम है, यानी इसमें 4 आधार हैं। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अवसर की समानता का विभेद नहीं किया जाए। इसके लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ क्षेत्रों पर रिजर्वेशन कर सके, यानी आरक्षण कर सके। जैसे कि मूल निवासी हैं, जैसे कोई राजस्थान की वैकेंसी है, हरियाणा की वैकेंसी है, पंजाब की वैकेंसी है, गुजरात या बिहार की वैकेंसी है, तो उस राज्य को ये अधिकार है कि उस वैकेंसी के लिए या उसने जो अवसर निकाले हैं, विज्ञप्तियां निकाली हैं, उसमें वह अपने राज्य के मूल निवासियों को प्रायोरिटी दे। इसीलिए इसे इन समानता के आधारों से हटाया गया है, जिसने इसे सामाजिक समानता के साथ जोड़ा था। तो इस प्रकार से वहाँ का जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए वह राज्य उस अवसर की समानता के आधार पर कुछ आरक्षण कर सकता है, यानी कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है। इसी प्रकार से राज्य व्यवस्था
समाज में पिछड़े लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन कर सकती है उन लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, दिव्यांग है, यानी शारीरिक रूप से असक्षम है। इस प्रकार से विधवा है, परित्यक्ता स्त्रियां हैं और ऐसे लोग जो किसी प्रकार से असक्षम हैं, उन्हें भी सरकारी योजनाओं का या सरकारी जो लाभ हैं उनके लिए स्थान रिजर्व कर दिए जाते हैं, यानी आरक्षण कर दिया जाता है। और इस आरक्षण का मूल जो उद्देश्य है वह भी समानता प्रदान करना है, समानता स्थापित करना है। तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार प्रदान किया जाए, जैसी उस व्यक्ति की नीड है, जैसी उसकी स्थिति है, उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। इसे कहते हैं विशेष अवसर उपलब्ध करवाना, यानी ऐसी विशेष व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरक्षण व्यवस्था, जिसे संविधान भी स्वीकार करता है। यानी हम जो ये चित्र देख रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं। अब ये इक्वलिटी के आधार पर इन्हें समान व्यवस्था प्रदान की गई है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट में ये व्यक्ति है, क्या इसे अवसर समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्विटी की व्यवस्था करते हैं। यानी इक्विटी वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता और उसकी स्थिति के अनुरूप समान लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसे विशेष अवसर प्रदान कर दिए ताकि यह इन लोगों के समान हो सके। यह हो गया इक्विटी, यानी समानता लाने के लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों ने उसे विशेष अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार का अवसर होता है आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था के लिए अलग अलग बातें की जाती हैं। मैं न तो इसका विरोध करती हूँ न इसका समर्थन करती हूँ, केवल आप लोगों के सामने इस बात का पटाक्षेप करना चाहती हूँ कि यदि समाज की मुख्य धारा में पिछड़े वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो वह गलत नहीं होता। यह एक विशेष अवसर होता है जिसके आधार पर समाज में समानता कायम की जा सके। जैसे कि हम लोग 400 मीटर के ट्रैक को देखते हैं, वहाँ जब खिलाड़ियों को दौड़ना होता है उससे पहले हम लोगों उनके लिए अलग अलग सर्कल डिसाइड कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी कभी दौड़ देखी होगी, तो क्या उन लोगों के ट्रैक में उनके दौड़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह क्या इक्वल होता है, समान होता है? नहीं। किसी को यहाँ से दौड़ना है, किसी को यहाँ से दौड़ना है, किसी को यहाँ से और किसी को यहाँ से। कभी किसी ने गौर किया कि इनको आगे पीछे क्यों किया जाता है? यदि ये समान लाइन से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, यदि ये एक रेखा से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो आधे लोग तो वहीं भिड़कर रुक जाएंगे। तो इन लोगों को अपनी अपनी लेन में दौड़ने के लिए सबसे पहले तो ये अरेंज किया जाता है। फिर ये जो हमें असमानता दिखाई देती है कि ये यहाँ से दौड़ रहा है, ये यहाँ से दौड़ रहा है, ये यहाँ से दौड़ रहा है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनकी विशिष्ट स्थितियों के कारण इनके साथ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। दूरी तो उतनी ही है लेकिन उनके साथ विशेष व्यवस्थाएं की गई है कि यहाँ ये ट्रैक छोटा है, ये बड़ा है, ये सर्कल बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है वे अलग अलग जगह पर डिसाइड किए गए हैं। इसी प्रकार से समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग मुख्य धारा में अभी भी नहीं आ पाए हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास संविधान में प्रारंभ से ही किया गया और अब भी किया जा रहा है। वह ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि हमारे ही कुछ लोग यदि मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो पाती है? नहीं। लोकतंत्र तो सभी का शासन है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब इसमें सभी लोग जुड़े, सभी लोग शामिल हो। इसके लिए यदि पिछड़े लोगों को कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वह व्यवस्था अनुचित नहीं है। तो उसे हम लोग नहीं कह सकते कि वह अवसर की समानता को असमानता में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत का अंत। शारीरिक रूप से जब किसी व्यक्ति को छूने से परहेज किया जाता है, यानी छुआ नहीं जाता है, तो वह स्थिति कहलाती है अस्पृश्यता। हम लोग अपने समाज में इसे एक बहुत ही भयंकर बीमारी के रूप में देखते हैं। यदा कदा विरोध भी करते होंगे और यदा कदा
शायद उसका शिकार भी होते होंगी। ऐसी स्थितियां हमारे समाज के जो लोकतांत्रिक संरचना है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, उसको कमज़ोर बनाती है। समाज सभी का है, राज्य सभी का है, व्यवस्था सभी की है, तो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, इसीलिए अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। यानी जातिगत कारणों से यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्य माना जाता है तो अनेक कानूनों का प्रावधान किया गया है जिनके तहत न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। यह प्रयास ऐसा है जिससे सामाजिक समानता प्रोत्साहित होती है। तो इस प्रकार से यह समाज में समानता बनाने का एक प्रयास है। छुआछूत के अनेक रूप हमारे समाज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 1999 के अंतर्गत एक प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपनी एक लेखमाला प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत दलितों से यानी उन लोगों से जो समाज में कमज़ोर हैं उनके साथ आज भी अनेक प्रकार से इस प्रकार सा व्यवहार किया जाता है जिसे उन्हें यह महसूस हो कि आप भिन्न हो, इस समाज का अंग नहीं हो। जैसे कि चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलित वर्ग के लिए और दूसरा सामान्य अन्य लोगों के लिए। इसी प्रकार से हजाम यानी बाल काटने वाले दलितों के बाल नहीं काटते, उनकी दाढ़ी नहीं करते। इसी प्रकार से दलित छात्रों के साथ कक्षा में अलग बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। उन्हें पानी पीने के जो मटके हैं वे भी उनके लिए अलग रखे जाते हैं। दलित दूल्हों को जो बारात लेकर नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसी स्थितियां होती हैं कि सार्वजनिक स्थल पर जो हैंडपंप है वहां पानी पीने के लिए दलितों को परमिशन नहीं किया जाता, यानी उन्हें आज्ञा नहीं दी जाती, आप यहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियाँ हमारे समाज को कमज़ोर बनाती है। इसीलिए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को या कमज़ोर वर्ग को दलितों के साथ में किसी प्रकार का अस्पृश्यता संबंधी छुआछूत संबंधी कोई भेदभाव किया जाना दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। अब उपाधियाँ जैसे कि हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, तब वो भी विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ दिया करते थे अपने चापलूसों को या अपने जो कार्य में सहयोगी हुआ करते थे उन लोगों को दिया करते थे। जैसे मनसबदारी प्रथा इसी का ही एक परिणाम है। इसी प्रकार से जब अंग्रेज आए तो वो लोग भी विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ वितरित करते थे उन लोगों को जो उनको साम्राज्य को बनाए रखने में सहयोग देते थे। जैसे केसरे हिंद, राय बहादुर, ऐसी अनेक प्रकार की उपाधियाँ दिया करते थे। तो ये उपाधियाँ भी हमारे समाज में समानता को कमज़ोर करती हैं। इसीलिए अनुच्छेद 18 प्रावधान करता है इन उपाधियों के अंत का, यानी किसी प्रकार की कोई उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से कोई महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे सेना की उपाधि दे दी जाती है, या कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करता है तो उसे शैक्षिक उपाधियां दे दी जाती हैं। केवल सेना और शैक्षिक उपाधियां ही किसी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं, अन्य सभी प्रकार की उपाधियां निषिद्ध हैं, यानी उनकी मनाही की गई है। और न ही कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार से किसी प्रकार की कोई उपाधि बिना हमारे प्रेसिडेंट के, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समाज में कानून व्यवस्था के अंतर्गत हमारे इस संरचना के अंतर्गत जहां व्यक्ति अपना विकास समान रूप से कर पाता है तो विभिन्न प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया है, यानी सामाजिक समानता, कानूनी समानता और अवसर की समानता तथा उपाधियों का निषेध तथा अस्पृश्यता का अंत जैसी समानता के प्रमुख आधार समानता के अधिकार के अंतर्गत समाहित है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।